नमस्कार दोस्तों, सभी को गुड आफ्टरनून। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में सभी का स्वागत है। आज की प्राचीन इतिहास की क्लास में सभी का स्वागत है। अभी रेगुलर ले रहे हैं प्राचीन इतिहास, सोच रहे हैं कि कंप्लीट करा दें ज़बरदस्त तरीके से, ताकि सभी एग्जाम में, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, वो फिर छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम, सब में आपके लिए महत्वपूर्ण रहे। इस हिसाब से पढ़ा रहे हैं। अब वो आप लोगों की इच्छा है, आप किस प्रकार से इसको पढ़ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले वाली क्लास में हमने बिंदुसार करा दिया था। बिंदुसार एकदम कंप्लीट करा दिया था, एकदम XYZ तक कंप्लीट। उससे ज्यादा बिंदुसार है ही कहाँ। RS शर्मा में भी तो कुछ नहीं लिखा है बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार हो गया। अब जिसके बारे में आज का लेक्चर होने जा रहा है वो मौर्य काल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पद रखता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और इतिहास के दृष्टिकोण से भी। मतलब जो हमने चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा है उससे 100 गुना ज्यादा, 200 गुना ज्यादा अशोक महत्वपूर्ण है, चंद्रगुप्त मौर्य से ज्यादा। तो बिल्कुल कंठस्थ होके याद करना, एकदम जबरदस्त तरीके से। कहीं पे दिक्कत हो पॉज करके, है ना, रोक के वीडियो देख लिया करो, नोट डाउन जरूर करना, है ना, नोट्स बनाते हो। अशोक के बारे में एकदम आराम से पढ़ाएंगे ताकि अशोक भैया जरूर समझ में आए। चंद्रगुप्त मौर्य से ज्यादा, 200 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके अभिलेखों के पिता कहे जाते हैं। अभी बताएंगे अभिलेख क्या होते हैं, आगे की क्लास में एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे। और किसी बुक को लेने की जरूरत नहीं। ज्यादा ज्ञान बटोरना हो तो आपकी इच्छा है, मार्केट में 1 लाख बुक अवेलेबल है, चाहे जो ले ले। फिलहाल हम जो करा रहे हैं वो एकदम हाई लेवल है। अब इससे ज्यादा लेवल आप देख लीजिए यूट्यूब पे तो मिलेगा ही नहीं। और किसी बुक में, RS शर्मा में देख लीजिए, वहां भी नहीं मिलेगा। जो IAS के लिए लोग पढ़ते हैं उसमें भी नहीं। अच्छा, अशोक के बारे में स्टार्ट करते। अशोक के बारे में सबसे महत्वपूर्ण पहला पॉइंट कि ये बिंदुसार का बेटा था। कि ये भाई, हमने बिंदुसार के बारे में तो हमने सब कुछ पढ़ा। ये बिंदुसार का बेटा लिख दे, पुत्र लिख दे, बात एक ही, पुत्र था। ये तो सबको पता है, किसी से पूछ लोगे कोई भी बता देगा भाई बिंदुसार का पुत्र था। ध्यान से समझना, कहानी समझना ध्यान से। जब इस समय राजा कौन है? बिंदुसार। जब बिंदुसार क्या है? राजा है प्रेजेंट टाइम। इनके कितने बेटे हैं? बिंदुसार के कितने बेटे हैं? ये विवाद का मामला है। किसी बुक में मिल रहा है 99 भाइयों को मार के तब बने हैं, तो ये हम नहीं जानते। वो हम नहीं जानते क्योंकि वो विवाद का मैटर है। विवाद वाले क्वेश्चन, जो विवाद में फंसे होते हैं, उनसे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते। सुनना, जब बिंदुसार राजा है तब 2 जगह पे विद्रोह होते हैं। 2 जगह पे देखना, 2 जगह पे बड़े विद्रोह होते हैं। किसके खिलाफ? राज्य के खिलाफ, बिंदुसार के खिलाफ। एक तक्षशिला में और एक अवंती में। एक कहां होगा? तक्षशिला में। कहानी सुनना, तक्षशिला में विद्रोह। अभी राजा, ये सम्राट, ये कौन है? बिंदुसार भी सम्राट है। अच्छा, कई बार आपको समझ में नहीं आता होगा कि सम्राट और राजा किसे कहते हैं। देखिए, जो राज्य का प्रमुख हो वो राजा। जो राज्य का प्रमुख हो वो राजा। हमने बताया है, जब कई सारे राज्य आपस में मिल जाते हैं तो ये क्या बनता है? साम्राज्य।
साम्राज्य, साम्राज्य इंग्लिश में कहते हैं एम्पायर। साम्राज्य बनता है, साम्राज्य का प्रमुख सम्राट कहलाता है। साम्राज्य का प्रमुख सम्राट कहलाता है। अब कंफ्यूजन नहीं होगी कभी भी राजा और सम्राट में। राजा छोटा होता, सम्राट बड़ा होता है। यहां तक सबको क्लियर है? देखना, जब बिंदुसार राजा था, कल पढ़ा रहे थे बिंदुसार के बारे में, जब बिंदुसार राजा था, देख ले एक बार भाई, हाँ चल रही वीडियो अच्छे से। हाँ, जब राजा बिंदुसार था, सम्राट, जब सम्राट बिंदुसार था, तब तक्षशिला में विद्रोह हुआ। बिंदुसार का प्रिय बेटा, प्रिय पुत्र कौन था? अशोक। सोच रहे होंगे आप, प्रिय पुत्र अशोक था? नहीं, वो अशोक को तो देखना नहीं पसंद करते थे, एकदम चाहते ही नहीं थे। इनका प्रिय पुत्र था सुसीम। प्रिय पुत्र था सुसीम। सुसीम को भेजा। अरे कहते नहीं कि जिसमें दम होती है, जिसमें लगता है हाँ ये कुछ करके दिखाएगा, वो शुरुआत से ही पता चलता है। पूत के क्या कहते हैं उसको, जो अच्छा बेटा होता है उसके पालने में ही दिखने लगते हैं हाँ ये कुछ अच्छा करेगा। सुसीम को तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए अपने प्रिय पुत्र को बिंदुसार भेजेंगे, लेकिन ये क्या होंगे? नाकाम। क्या हो जाएंगे? दबाने के लिए भेजा, लेकिन यह नाकाम रहे, ये सफल नहीं हो पाया। विद्रोह को दबा नहीं पाया। कौन नहीं दबा पाया? सुसीम नहीं दबा पाया। जब सुसीम नहीं दबा पाए, तब अशोक बिंदुसार के पास आए और कहने लगे कि पिताजी आप हमसे बताइए, एक बार आप झूठी बोल दीजिए कि अशोक आप जाके तक्षशिला में विद्रोह दबा दीजिए, हम देखो ऐसे चुटकियों में दबा देते। उन्होंने कहा ठीक है, जाओ प्रयास करो। जैसे ही यहां तक्षशिला के विद्रोह में कौन पहुंचा, जहां विद्रोह हो रहा था? अशोक पहुंचा। अशोक के बहुत बुद्धिमान था, इसने उनकी ही जुबान से, उनकी जो प्रजा विद्रोह कर रही थी उनको सुन के उनकी ही जुबान से उनको समझा दिया, और जो विद्रोह करवा रहे थे उनको मार दिया। विद्रोह क्या कर दिया? दबा दिया। ये तो हो गया पहला विद्रोह, राज्य में हुआ पहला विद्रोह। दूसरा विद्रोह हमने बताया ना, बस तक्षशिला से वापस ही आए थे। दूसरा विद्रोह हो गया अवंती में। तक्षशिला में पहला विद्रोह, दूसरा विद्रोह अवंती में। अब समझ गए बिंदुसार कि भाई सुसीम को भेजना बेवकूफी है, प्रिय पुत्र है, अब भी प्रिय पुत्र है सुसीम को ही राजा बनाना चाहता है कौन? बिंदुसार। अशोक को भेजा, उससे बोला जाओ अवंती का दबा के दिखाओ विद्रोह। ये गया और अवंती को भी विद्रोह को दबा दिया। किसने? अशोक ने। 2 विद्रोह दबाए शुरुआत में 2 विद्रोह दबाए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तक्षशिला का विद्रोह, अवंती का विद्रोह, दोनों को दबाया किसने? अशोक ने। सुनना, 2 बड़े काम करके किसने दिखाया? अशोक ने। जब राजा बनने की बारी आई, यहां तक आ गया ना समझ में? हाँ भाई, राज्य का राजा और कई सारे राज्य मिलके साम्राज्य बनता है और साम्राज्य का सम्राट होता है। देखना, ये बिंदुसार का पुत्र था। कौन पुत्र था? अशोक। लेकिन बिंदुसार इसे राजा नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन बिंदुसार अशोक को राजा नहीं बनाना चाहते थे। वाह, राइटिंग ठीक लगे तो बताना।
भाई बता देना, राइटिंग अगर खराब ना समझ में आती हो तो बता देना, हम कोशिश करेंगे बदलने। लेकिन बिंदुसार बिंदुसार अशोक को राजा नहीं बनाना चाहता था, जबकि हमने पहले बताया 2 विद्रोह उसने खटाखट दबा दिए जो सुसीम नहीं कर पाए, तब भी बिंदुसार अशोक को राजा नहीं बनाना चाहते। वो किसको राजा बनाना चाहते? अपने प्रिय पुत्र सुसीम को वह नहीं बनाना चाहते। वह अपने प्रिय पुत्र सुसीम को, क्यों राजा लिख रहे हैं, सम्राट लिखते थे। पढ़ोगे जब सम्राट बुक में तो हमें गाली दोगे कि भैया राजा बताए थे, इसमें तो सम्राट लिखा हुआ। अपने प्रिय पुत्र सुसीम को सम्राट बनाना चाहते थे। अपने प्रिय पुत्र सुसीम को सम्राट, न समझ में आए सम्राट समझ लेना, राजा बनाना चाहते थे। कौन? बिंदुसार। किसको राजा बनाना चाहते थे? अपने प्रिय पुत्र सुसीम को। अब ध्यान से सुनना, बिंदुसार को भड़काने वाला और चाणक्य को बाहर निकालने वाला, बिंदुसार को शुरुआत में भड़काने वाला और चाणक्य को बाहर निकालने वाला, उनके दरबार में पुरोहित कौन था? पुरोहित मतलब अमात्य, अमात्य मतलब मंत्री, मंत्री मतलब उच्च दर्जे का मंत्री, जैसे प्रधानमंत्री। इस पोस्ट पे कौन है बिंदुसार के समय पे? राधागुप्त नहीं है। राधागुप्त ने ही तो अपना दिमाग लगा के चाणक्य बिंदुसार को भड़काया था कि इन्होंने तुम्हारी मां को मार दिया, ऑपरेशन कर दिया, ये वो करके। समझ में आ रहा? उसी राधागुप्त ने दरबार के पुरोहित मतलब अमात्य, अमात्य मतलब मंत्री, मंत्री मतलब किस पद का मंत्री? प्रधानमंत्री उस समय का। कौन? राधागुप्त की मदद से अशोक सम्राट बना। यहां तक आया समझ में? किसके सहयोग से? हाँ, अमात्य यही था ना पहले, वही अमात्य है। उसी की मदद से कौन बना? राधागुप्त की है। अरे थोड़ा वो देख लिया करो यार, बोल तो देते हैं। दरबार के पुरोहित राधागुप्त की मदद से अशोक सम्राट बना। हो गया ना समझ में आ गया ना? फिर देखना, कई सारी बुक में तो आपको मिलेगा कि 99 भाइयों को मार कर गद्दी पर बैठा अशोक सम्राट बना, मतलब गद्दी पर, मतलब देख लेना भाई, गद्दी पर बैठा किसकी मदद से? राधागुप्त के सहयोग से। लेकिन बौद्ध धर्म की पुस्तक दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा। ऐसा कौन कहता है? बौद्ध धर्म की पुस्तक दीपवंश और महावंश। ये भी लिख लेते, देखना भाई, बौद्ध धर्म की पुस्तक दो है पुस्तकें, एक है दीपवंश, एक है महावंश। एक है दीपवंश, एक है महावंश। ध्यान से समझना, बौद्ध धर्म की पुस्तक दीपवंश महावंश के अनुसार
अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा। हम किसी की साइड नहीं ले रहे, हम भाई किसी की साइड नहीं ले रहे, हम जो सच है वो बता रहे। भाई उनकी पुस्तक ने क्या कहा, बौद्ध धर्म की पुस्तक दीपवंश और महावंश ने क्या कहा कि अशोक 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा। बता दिया हमने। अब 99 भाई थे नहीं थे ये विवाद का मामला है, तो इससे प्रश्न नहीं आएगा, सीधी सी बात है। बहुत आपको जरूरत है कि एकदम हम भाई इतिहास में एकदम निपुण हो जाए, मास्टर से भी ज्यादा मास्टर बन जाए, तो फिर आपको पीएचडी करनी पड़ेगी इतिहास से। हम तो मास्टर्स किए, पीएचडी के छात्र होने वाले, पीएचडी करने वाले, मास्टर्स किए हैं। मेरी मास्टर्स में भाई इतना ही नॉलेज है, फिर आप देख लो आगे। अगर बहुत नॉलेज, वो एग्जाम की दृष्टिकोण से नहीं, आपको बहुत नॉलेज चाहिए इतिहास में, आ रहा समझ में। फिर लिखना, अशोक को महान क्यों कहा गया। अशोक को कहते हैं ना, अशोक भाई अकबर को महान कहते हैं मध्यकाल में, प्राचीन इतिहास में किसको महान कहते हैं, अशोक को महान कहते हैं। कोई महान कैसे बन जाता है, कैसे बन जाता है भाई महान। हम भी सोच रहे हैं कि महान बन जाए, बड़ा प्रयास कर रहे हैं कि हम भी महान बन जाएं, लेकिन कैसे बन पाएंगे, जब अच्छे कर्म करेंगे। अच्छा हाँ, बौद्ध धर्म के अनुसार दीपवंश महावंश पुस्तक के अनुसार, थोड़ा स्किप हो गया था, इतना लंबा पढ़ाना होता, कभी कभी हो जाता है थोड़ा बहुत स्किप। बौद्ध धर्म की पुस्तक दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा, और यही बौद्ध धर्म के ग्रंथ बताते हैं कि अशोक शुरुआत में अति निर्दयी था, अति निर्दयी, बड़ा कठोर था, बड़ा कठोर। क्या बताया, बड़ा कठोर था, उसका मन आता था तो किसी को भी मार देता था, ऐसा बताया। अब आप सोचिए बौद्ध ग्रंथ कितना सही है। जो इंसान इतना कठोर होगा उसको इतना महान कैसे कहा जाएगा, सोचने वाली बात है। अब लिखना अशोक को महान क्यों कहा गया। अशोक महान कैसे बना, कुछ भी डाल सकते हो। अशोक को भाई एकदम डिटेल में पढ़ा रहे हैं, इससे ज्यादा क्या डिटेल में पढ़ूंगा। 250 प्रयास करना, 250 एक निकाल लेना, क्वेश्चन लिखवा देंगे। आप लोग कहेंगे तो क्वेश्चन लिखवा देंगे कि मेंस का, मेंस BEO बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं तो शिक्षा विभाग में मेंस होता है, IS का मेंस लिखवा देंगे, उसमें 250 वर्ड का लिख लेना, इसी से सब 250 वर्ड बन जाएंगे। अशोक को महान क्यों कहा गया। अशोक को महान क्यों कहा गया। हम भी सोचते हैं हमको कोई महान कहे, कोई नहीं कहता है, सब सोचते हैं हम महान बन जाए, है ना। पहला पॉइंट क्षेत्र विस्तार, क्षेत्र विस्तार कैसे। जब राजा बहुत सारे क्षेत्र जीत लेते थे, जब राजा बहुत सारे युद्ध करके बहुत सारे क्षेत्र जीत लेते थे, तो जनता उसे क्या कहती थी, बड़ा पराक्रमी है, राजा बड़ा पराक्रमी है, बड़ा महान है। ये भी तो पॉइंट हो सकता है, नहीं हो सकता भाई। वही तो बता रहे
कि क्षेत्र विस्तार किया किसने? अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार से भी ज्यादा क्षेत्र विस्तार किया, और भी ज्यादा। कैसे? देखना कितना विस्तार किया। पहले लिखा देते या ड्राइंग बना के बता दें? चलो पहले बता देते। हाँ भाई, ये तो हो गया। देखना भाई, पहले मगध था, मगध, मगध, ये वाला मगध। इनके बाबा किसके? अशोक के बाबा ने मगध जीता, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध जीता। मगध जीता, हम सब ने पढ़ा कि मगध जीता। फिर कुछ क्षेत्र जीते, और इधर सेलुकस निकेटस को हरा के, उत्तर पश्चिम में सेलुकस निकेटस को हरा के लगभग इस एरिया को कवर किया। किसने? सीएम चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये वाला एरिया तो इनको फ्री में मिल गया ना, उत्तराधिकार में ही मिल गया, ठीक है, इतना एरिया। फिर जब बिंदुसार आए, बिंदुसार ने बहुत सारे एरिया नहीं जीते, कुछ दक्षिणी अभियान करके, कुछ मतलब इतने रहे होंगे बिंदुसार के समय में। बिंदुसार सबसे महान युद्ध तो उनका कलिंग का हुआ, उड़ीसा, वर्तमान का उड़ीसा। अब देखो अशोक के समय देखना भाई, ये वाला एरिया ब्लैक से तो चंद्रगुप्त मौर्य का बना दिया, नीले से बिंदुसार का बना दिया। चलो नीले काले दोनों से देखो कौन से एरिया दे जीता। ये वाला एरिया बाय अशोक, ये अशोक ने जीता, ठीक। इधर के कुछ एरिया अशोक, कलिंग वाला अशोक, दक्षिण के कई सारे एरिया बाई अशोक, समस्त भाग अशोक। बना दिया ना, क्षेत्र विस्तार कर दिया। देखो इतना क्षेत्र विस्तार कर दिया अशोक ने। इसीलिए तो कहा क्षेत्र विस्तार भी एक कारण है महान कहने का। अशोक को अशोक महान कहने का क्षेत्र विस्तार एक कारण हो सकता है, क्यों नहीं होगा भाई, इतना विस्तार कर दिया। इसको रफ कर दे, लिखवा देते हैं। बना लेना भाई, अपनी फेयर कॉपी में बना लेना कि इतना एरिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, छोटा सा एरिया बिंदुसार ने, और ये पूरा का पूरा एरिया किसने? अशोक ने। इसीलिए अखंड भारत का निर्माण कर दिया भाई, अखंड भारत का। क्षेत्र विस्तार पहला कारण, क्षेत्र विस्तार। लिखेंगे कैसे? लिखना बोल रहे हैं, लिखाएंगे, अब लिख लेना अपने मन से। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के क्षेत्रों को जोड़कर, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के क्षेत्रों को जोड़कर एक बड़े साम्राज्य का विस्तार किया, एक बड़े साम्राज्य का विस्तार किया। दक्षिण में चोल चेर पांड्य, हमने दक्षिण का कुछ इलाका, अभी जब हमने ड्राइंग बनाई थी तो आप ध्यान करते, हमने ये वाले एरिया तो नहीं बनाए थे, ये वाले एरिया तो हमने नहीं कहा अशोक में जीते। ये वाले एरिया, ये चोल चेर पांड्य, इसी में कौन है? पढ़ाएंगे जब दक्षिण भारत का इतिहास प्राचीन पढ़ाएंगे, चोल पढ़ाएंगे, चेर पढ़ाएंगे, पांड्य पढ़ाएंगे। चोल चेर पांड्य छोड़कर सभी राज्यों को क्या किया? अपने में मिला लिया, विजिट कर लिया। इतना आया समझ में? सबसे महान बात
लिखवा देते तो लोगों को समझ में आएगा नहीं कैसे। हाँ भाई, क्षेत्र विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य मतलब सीएम, बिंदुसार के क्षेत्रों को जोड़कर एक बड़े क्षेत्र का गठन किया जिसमें चोल चेर पांड्य नहीं थे, जिसमें भाई दक्षिण भारत के चोल चेर पांड्य राज्य नहीं थे। लिख लेना, यहां तक आया समझ। सभी विजित क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है कलिंग का। अशोक ने कलिंग पर अभियान कर कलिंग को विजित किया 261 बीसी में। उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा। 261 बीसी में अशोक ने कलिंग पर अभियान करके उसे भी अपने क्षेत्र में मिलाया। कलिंग बहुत स्ट्रांग था उस समय का, कोई नजर नहीं डालता था उस पे। कलिंग आज का उड़ीसा उस समय कलिंग कहा जाता था। इतना जबरदस्त, इतना शक्तिशाली था, कोई उस पर नजर नहीं डालता था। उसको कुचल दिया किसने? सम्राट अशोक ने। इतने क्षेत्रों को, इतने राज्यों को एक साथ मिला के एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। अब कहा हमने सम्राट अशोक ने साम्राज्य का, एम्पायर का निर्माण किया, सम्राट अशोक ने। अब ये तो होगी महान क्षेत्र विस्तार की। अब देखते बात, यह अपने आप को राजा नहीं प्रजा का सेवक मानता था। यह अपने आप को, कौन? अशोक। यह अपने आप को राजा नहीं प्रजा का सेवक मानता था। कौन? अशोक मानता था। ये भी तो हुआ ना, ये भी तो हुआ महान होने का कारण। आया समझ में? अब देखना, कश्मीर को भी तो इसने जीता। कश्मीर को अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर को बसाया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अशोक ने कश्मीर को जीतकर, पहले जीत लिया था। अब देख लेना, स्टार्टिंग में अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर को बसाया तथा नेपाल में देवपत्तन को बसाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो भाई, नीचे यहां तक दिखेगा, नहीं दिखेगा? हाँ दिख रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अशोक ने कश्मीर में, आज भी है श्रीनगर, किसके द्वारा बसाया गया? अशोक के द्वारा। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर को बसाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, श्रीनगर को बसाया और नेपाल में दिख जाएगा शायद, देवपत्तन
देखो भाई, यहाँ पे हमने IMP लगा दिया, यहाँ पे हमने IMP मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट IMP लगा दिया। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर को बसाया और नेपाल में देवपत्तन को बसाया। आई बात यहां तक समझ में? सभी को नोट डाउन करो फटाफट। फिर डालो हेडिंग अशोक की धार्मिक नीति। 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 अशोक एक सहिष्णु मतलब सर्वधर्म संभव, सभी धर्मों को मानने वाला, सभी धर्मों को एक दृष्टि से देखने वाला, जिस सभी धर्मों को एक दृष्टि से देखता था। देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट बताएंगे भाई, अभी देखो। अशोक सभी धर्मों को मानता था। जो सभी धर्मों को मानते, सारे धर्म को रिस्पेक्ट देते, उसको क्या कहते? धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति, सहिष्णु भी कहते हैं। कि क्या था? सहिष्णु व्यक्ति था। सर्वधर्म संभव, जो सभी धर्म को मानता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वधर्म संभव। लेकिन शुरुआत से ये सभी धर्मों को मानता था, शुरुआत से सभी धर्मों को रिस्पेक्ट देता था, लेकिन पहले सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसको देता था? देखना पहले या ब्राह्मण। हम देखेंगे कि लास्ट में ये बौद्ध धर्म अपना लेता है। लास्ट में ये क्या कर लेते? बौद्ध धर्म अपना लेते कलिंग युद्ध के बाद। पहले यह ब्राह्मण, पहले यह अशोक की बात कर रहे हैं, पहले यह ब्राह्मण ऑब्लिक शिव मतलब महादेव, शिव को मानता था। इतना नोट डाउन करो। पहले या शिव को मानता था, या फिर अन्वयी लिख सकते हो, ब्राह्मण धर्म का अन्वयी था, ब्राह्मण धर्म का अन्वयी था। लेकिन कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 BC। कलिंग युद्ध के बाद किसने? अशोक ने, इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म अपना लिया। जहां तक नोट डाउन करो, लिखना। बौद्ध की एक पुस्तक है दिव्यावदान। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से अशोक ने
बौद्ध की शिक्षा ली। लिखना क्या बताया हमने? दिव्यावदान, दिव्यावदान, दिव्यावदान क्या है? बौद्ध पुस्तक, बौद्ध पुस्तक। दिव्यावदान के अनुसार राधागुप्त अलग है, उपगुप्त अलग है, ध्यान रखना। राधागुप्त, भाई राधागुप्त की मदद से ये गद्दी पर बैठा था। हाँ, वो पुरोहित थे, ये बौद्ध धर्म के भिक्षु हैं। के अनुसार, हाँ, दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने इन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। अशोक बौद्ध धर्म में सुधारवादी सिद्धांत को मानने वाला व्यक्ति था। अशोक बौद्ध धर्म में सुधारवादी सिद्धांत को मानने वाला था। जहां तक नोटों को फटाफट, आज तो भाई टाइम बड़ी जल्दी जल्दी भाग रहा है। नोट डाउन कर लिए? फिर लिखना, अशोक ने धार्मिक यात्रा करने वाला शासक था। अशोक धार्मिक यात्रा करने वाला शासक। कैसे? सिस्टम क्या है समझ में नहीं आ रहा होगा। धार्मिक यात्रा, जब इसने बौद्ध धर्म अपना लिया तब इसने धार्मिक यात्रा की और लोगों को बताया कि बौद्ध धर्म की इंपॉर्टेंस क्या है, बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए, क्या क्या अच्छी बातें इसने प्रचार प्रसार किया। कहने का मतलब ये, अशोक धार्मिक यात्रा करने वाला शासक था। अशोक धार्मिक यात्रा करने वाला शासक था। यहां तक आया समझ में? यहां तक आया समझ में? ये चल चल के यात्रा कैसे करें? यात्रा ये किसी रथ या घोड़े पे बैठ के नहीं करते थे, पैदल चल चल के इन्होंने यात्रा की, जैसे धार्मिक यात्रा गौतम बुद्ध ने की थी। लिख लेना, यात्रा करने वाला शासक था, जैसे यात्रा गौतम बुद्ध ने की थी, जैसे यात्रा गौतम बुद्ध ने की थी। अशोक ने लुम्बिनी में आर्थिक कर अदा किया। अशोक ने लुम्बिनी में आर्थिक कर मतलब समझना, आर्थिक कर, इनसे कौन लेगा भाई, कर राजा है। आर्थिक कर को क्या कहते थे उस समय? बलि।
बलि मतलब किसी पशु की बलि नहीं देना। आज भी होता है ना अनुदान देना, अनुदान नहीं देते, ईश्वर पे जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, आर्थिक का चढ़ावा चढ़ाया, पैसों का चढ़ावा किसने चढ़ाया? अशोक ने। चढ़ावा चढ़ाना, बलि, बलि पे ऐसे लिख देते, भगवान पे चढ़ावा, भगवान पे चढ़ावा किसने चढ़ाया? अशोक ने चढ़ाया। यहां तक आया समझ में? नोट डाउन करो। अशोक बौद्ध धर्म में विश्वास करता था, अशोक बौद्ध धर्म में विश्वास करता था, लेकिन बौद्ध धर्म के 4 नोबल ट्रूथ, हमने जब बौद्ध धर्म पढ़ाया था तब 4 नोबल ट्रूथ पढ़ाए थे, 4 नोबल ट्रूथ, जिनको आर्य सत्य कहते हैं। आर्य सत्य क्या थे? दुख है, दुख का कारण है, निवारण है, निवारण के उपाय है, बताया था। अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्ग, 8 मार्ग बताए थे। धर्म चक्र परिवर्तन भाषण देते थे गौतम बुद्ध, याद करो। ना याद आए तो गौतम बुद्ध जहां पे पढ़ाया था वहां पे जाके देखो, वहां पे जाके देखो, ध्यान से सुनो। अभी देखना कैसे कहानी पलट रही है, बस ध्यान से पढ़ते जाओ। अभी तो लग रहा होगा गौतम बुद्ध को ये मानते हैं कि नहीं मानते, करना क्या चाहते हैं, अपना खुद एक धर्म बनाना चाहते हैं। देखो क्या कह रहे हैं। अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे, बताया, बौद्ध धर्म को अपनाया उपगुप्त के सहारे, उपगुप्त के सहारे शिक्षा लेकर। अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन उनके 4 नोबल सत्य, 4 नोबल ट्रुथ, लेकिन अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन उनके 4 नोबल ट्रुथ, आर्य सत्य, आर्य सत्य नहीं मानते थे, नहीं मानते थे। वो आर्य सत्य, वो आर्य 4 आर्य सत्य क्या है बता देते। दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण है, निवारण है, निवारण के उपाय है। दुख, दुख का कारण 1 2, तीसरा क्या है? दुख का निवारण, निवारण, चौथा निवारण के उपाय, दुख का निवारण, सॉरी, दुख निवारण का उपाय। हाँ इधर देख लो, लिख तो दिए। दुख है, दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, निवारण है। दुख क्या है? हाँ, बौद्ध धर्म में बताया दुख हमारी इच्छा है, जो इच्छाएं हैं ये दुख है, यही दुख का कारण है। इच्छाएं बंद कर दो, अष्टांगिक मार्ग अपना लो, सत्य बोलो, सही राह पे चलो, ये वो 8 मार्ग, वही निवारण है, बताया था जब बौद्ध धर्म पढ़ाया था। अब हेडिंग डालो, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख। ये तो हो गई धार्मिक नीति, धार्मिक नीति हमने देख ली, क्या है मामला, क्या मसला है धार्मिक नीति का। अशोक के अभिलेख, अभिलेख समझना क्या होता है। चलो
अशोक के अभिलेख, अभिलेख लिखा है। अभिलेख देखो कितने प्रकार के होते हैं। अभिलेख के ये प्रकार है। पहला क्या है? शिलालेख। पहला है शिलालेख, पहला है शिलालेख। दूसरा है स्तंभ लेख। समझ में आएगा गारंटी है। स्तंभ लेख, क्योंकि समझते हैं आप किससे पढ़ रहे हैं। स्तंभ लेख। तीसरा है गुहा लेख। गुहा लेख समझना ध्यान से। शिलालेख में एक बड़ी पत्थर की चट्टान नुमा, बड़ा पत्थर नहीं देखा, चट्टान नुमा, उस पे छेनी हथौड़ी से, ये मान लो छेनी है, ये हथौड़ी, इससे खुरच के कुछ लिखना है। इससे खुरच के लिखना। खुरच के लिखने को कहते हैं प्राचीन ऐतिहासिक भाषा में उत्कीर्ण करवाना। उत्कीर्ण करवाना। बड़े पत्थर पे खुरच के लिखवाना। यही क्या है? शिलालेख। बड़े पत्थर पे, चट्टान नुमा बड़े पत्थर पे लिखवाना, शिलालेख। स्तंभ लेख क्या है? जब रोड पे आप चलते, रोड पे, तो कहीं कहीं पे आपको दिखता है पत्थर का टुकड़ा होता है, जिसपे लिखा होता है लखनऊ 20 किलोमीटर, दिल्ली 40 किलोमीटर, ऐसे लिखा होता। उसको स्तंभ बोल सकते हो। छोटा पत्थर का टुकड़ा, ऐसे टुकड़ा होता है, पेंट होता है, ऐसे कुछ कलर में पेंट होता है, और इस पे लिखा होता है, भाई नहीं लिखा होता, दिल्ली 40 किलोमीटर। इस पे लिखा है, पेंट से लिखा है। अगर इस पे भी छेनी हथौड़ी से खुरच के लिखा जाए, किस पे? छोटे पत्थर पे, छोटे पत्थर पे खुरच कर लिखना। छोटे पत्थर पे खुरच के लिखना, स्तंभ लेख, गुहा लेख या फिर गुफा लेख। गुफाओं की दीवार पे फिर लिख दिया खुरच कर लिखना। छेनी हथौड़ी से खुरच के मार के लिखना, उसको क्या कहते हैं? उत्कीर्ण करवाना। गुफाओं पे खुरच की जगह लिख लो उत्कीर्ण करवाना। देसी भाषा में लिख सकते हो खुरच कर। यहां तक आया समझ में? अशोक के अभिलेख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन। इंग्लिश में बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, हिंदी में बोलते हैं अभिलेख। शिलालेख भी अभिलेख है, स्तंभ लेख भी अभिलेख है, गुफा लेख भी अभिलेख है। प्रकार हैं इनके, ये क्या है? 3 प्रकार। 3 प्रकार। यहां तक आ रहा समझ में? अब अभिलेख की बारी है। समय हो गया। नेक्स्ट क्लास में कराएंगे अशोक के अभिलेख 100% नेक्स्ट क्लास में।